ओके तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम जसवंत सिंह है और आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ अपनी पूरी जर्नी को लेके और कैसे मैंने कैट प्रिपरेशन टू बी ऑनेस्ट एमबीए प्रिपरेशन स्टार्ट करी और क्या क्या चीज़ें हुई उसमें और आज मैं कहाँ हूँ। सो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैसे मैं ईजी से मिला, कैसे हमारी बॉन्डिंग हुई और कैसे हम दोनों ने मिलकर मेरी जो गाड़ी थी उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे। ये बात लास्ट ईयर की है, जनवरी की आई गेस। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो भी मुंबई के किसी कॉलेज से एमबीए कर रही है। तो मैं उस टाइम एमबीए कॉलेज के लिए कोचिंग्स वगैरह ढूंढ रहा था। तो एक्चुअली हम तीन लोग थे, मैं मेरा एक भाई और मेरी एक फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड। हाँ वही फ्रेंड जो आप समझ रहे हो। हाँ तो वही हम तीनों कोचिंग ढूंढ रहे थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो उसने बोली कि एलियट्स गिट करके कोचिंग है, उसके रिव्यूज वगैरह देख ले। मैंने कभी नाम नहीं सुना था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने रिव्यूज देखे इधर उधर, तो मैंने एक आध घंटे सर्च किया। मैंने बोला खत्म करो, फिर मैंने एनरोल कर लिया। मतलब हमने एनरोल कर लिया फर्स्ट बैच में। उसके बाद हमारी फर्स्ट क्लास हुई हनी सर के साथ, जो इंट्रोडक्शन थी। उस क्लास से मेरे को एक चीज तो समझ में आ गया कि यह मजा तो बहुत आने वाला है। इट्स नॉट जस्ट लाइक द नॉर्मल कोचिंग क्लासेज जहाँ टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मेंटोरशिप वाली चीज सर मुझे पहले से पता थी। मैंने बात भी करी थी कोचिंग इंस्टॉल करने से पहले। तो मेरे को कंटेंट से ज्यादा मेंटोरशिप की जरूरत थी। एक्चुअली हम सबको होती है जब हम इतने सालों बाद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम तो जेई के लिए प्रिपेयर किया था 4-5 साल पहले, तो वो था। तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में तो सब कैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारी क्लास रात को 10 बजे रोज होती थी, 10 से 12, क्योंकि सब ऑलमोस्ट वर्किंग ही होते हैं। और संडेज को ये होती थी कि जब मैराथन होती थी 4-5 घंटे की, उसमें सर पूरा अभी क्वांट का LRDI तो पढ़ाते थे। तो ऐसे से हमारी गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई। तो मैं अपनी एक चीज बताता हूँ आपको कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है स्टार्टिंग में जब आप लगते हो प्रिपरेशन के लिए, तो आपको जरूरी क्या होता है। तो मेरे लिए दो चीज बहुत जरूरी थी कि मैं 21 ग्रेजुएट था और मैं एक आईटी कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में काम कर रहा था, ठीक है। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स ये था कि मेरे को आईटी सेक्टर से निकल के मैनेजमेंट रोल्स में जाना था, ठीक है। ये बात मैंने कॉलेज से मतलब फिक्स कर ली थी जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। एक इंटरनेशनल इवेंट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था जिसका मैं कैंपस एम्बेसडर था। तो वैसे मेरा खत्म हो गया था, बट ये था कि जॉब करनी थी 1 साल, जॉब के साथ प्रिपेयर करनी थी। क्योंकि थोड़ा सा बैक माइंड में होता है ना, थोड़ा सा कंफर्ट जोन होता है यार, ठीक है भाई बैकअप तो है वाला चीज, और पैसे भी चाहिए होते हैं। एमबीए की प्रिपरेशन आपको तो पता है कितना सारा। तो वो सब था। तो जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स था कि भाई मेरे को तो इस साल कॉलेज लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे को अपनी फील्ड से निकल के जहां जाना है वहां एज अर्ली एज पॉसिबल जाना है, ताकि मैं वहां भी एक्सेल कर सकूं मैनेजर रोल्स पे वगैरह में, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट। हम पढ़ने लग गए। तो मजा आ रहा था स्टार्टिंग में। तो नॉर्मल क्लासेस चल रही थी, सर पढ़ा रहे थे, हंसी मजाक, बहुत मजा आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आया अगस्त, ठीक है। उसके बाद से हमारे हुई मॉक स्टार्ट। तो उससे पहले तो नॉर्मल था कि ठीक है पढ़ा रहे थे, लेकिन जब मॉक स्टार्ट होते हैं ना, तो वो उसके बाद से सितंबर और जुलाई अगस्त से ईजी का मेन रोल सामने निकल के आता है। तो जब मॉक स्टार्ट हुए तो मैंने पहले अपना आईएमएस का मॉक दिया, जिसमें मेरे बहुत गंदे नंबर आए, ठीक है। और उसके बाद पहले मॉक्स मेजोरिटी बच्चों के गंदे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सर ने हमारी क्लास ली, मतलब मॉक्स के बाद सर ने अच्छी तरीके से समझाया कि क्या करना चाहिए, कैसे डिमोटिवेट नहीं होना है, कैसे खुद को मोटिवेटेड रखना है। तो उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली ऐसा होता गया कि सर का जो सपोर्ट था ना वो इतना ज्यादा था। हनी सर की बात कर रहा हूं मैं, कि हर मॉक के बाद सर हर रोज सुबह उठते 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे ग्रुप्स में कुछ मोटिवेशनल कोट डाल रहे हैं, बस ये बोलते रहते थे कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि सर बोलते थे कि भाई तुम्हारे पास 4-5 एग्जाम है, कैट है, जैट है, मैट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो अगर तुमने अपना 100% दिया है, तुमने अपना 100% दिया है लग के, तुम्हें खुद पे भरोसा है कि हाँ भाई मैं कैसा भी स्टूडेंट हूँ, एवरेज हूँ, अच्छा हूँ, खराब हूँ, बट मैं अपना 100% दिया जितना कर सकता था, तो तुम्हारा एक ना एक दिन अच्छा जरूर जाने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें उससे भरोसा रखना है और तुम्हें उसी को पकड़ के चलना है। तो बस मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि मैं बहुत स्मार्ट बच्चा नहीं हूँ, बट ठीक है ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ। तो जब कैट का एग्जाम हुआ तो मेरा 3rd स्लॉट था, और मेरा कैट का एग्जाम मतलब कह सकते हैं कि बहुत खराब गया, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया था कि कैट मेरा खराब हो गया, मेरे पास चीजें जो बच्ची वो देखनी है। तो अब इसी बात है, कैट के बाद थोड़ा सा बुरा लगा। सर ने इंस्टेंटली क्लास भी लिया, कुछ पैटर्न वैटर्न भी चेंज हुआ था, तो सर ने क्लास लिया, बोला कोई नहीं धीरे से रखो और एग्जाम्स पढ़े हैं उस पर ध्यान दो। तो उसके बाद स्नैप आया 10 तारीख को, तो मैं कैसे भी करके खुद को रिकवर करके स्नैप ही नहीं लिया। फिर मैंने स्नैप के 3 स्लॉट्स भरे थे, 10, 18 और 23 वाले सारे दिए मैंने। उसके बाद जैट हुआ, जैट भी मेरा सही नहीं गया क्योंकि
कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, पर्सनल चीज़ें, तो उसकी वजह से हम मतलब मैं पढ़ नहीं पाया था, तो वो भी खराब हुआ। फिर एनमैट दिया था, तो एनमैट में भी 225 नंबर आए और कट ऑफ 232 गई थी, तो मतलब हर जगह में थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था सारे एग्जाम्स में। फिर आईएफटी दिया, आईएफटी में भी आपको बताइए एंटी एग्जाम करवाता है, मेरा 10 बार कंप्यूटर बंद हो गया, पता नहीं कैसा एग्जाम है, कुछ नहीं पता। तो ये हुआ। फिर उसके बाद रिजल्ट आए, तो कैट का रिजल्ट आया और मेरे आए 76% आए। ओ भाई, ऐसा लगा कि क्या होता, मतलब दुनिया खत्म हो गई है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई पूरे एक साल पढ़ जी, पूरा एक साल दम ला के पढ़ा, जॉब करी, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, मतलब सब कुछ करा, फिर भी ये हाल। मतलब उस दिन ऐसा हुआ कि मेरे को लगता है इतने मतलब 22-23 साल की उम्र में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने रो रहा था बैठ के, लिटरली। इतना ज़्यादा बुरा लगा था और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो वो इमोशन एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बट ठीक है कि वो हो गया। फिर हम वेट कर रहे थे, फिर स्नैप का रिजल्ट आया। स्नैप में मेरे 98.2% आए, थोड़ा लगा चलो अच्छा 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 बच रहा है, कुछ थोड़ा ही बचा है जीवन में। उसके बाद सैड भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, एनमेट तो बता दिया आपने को, मैंने 232 नंबर आए थे, 225 आए थे, 232 कट हो गई थी। फिर मैंने लगा कि भाई ये पता नहीं क्या होगा, आप देखते हैं। तो उस टाइम तक मेरे पास सिर्फ SIBM पुणे, SMHRD, और मैंने बहुत डर गया था तो मैंने SIBM बैंगलोर का फॉर्म भर दिया था। SIBM बैंगलोर मेरे पास ये 3 कॉल्स थी, और मैंने एनमैट के थ्रू तापमे का फॉर्म भर दिया था, तो तापमे का भी कॉल था। तो उसका इंटरव्यू स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुए तो मैंने SIBM पुणे का इंटरव्यूज वगैरह के लिए मेरे को बहुत पहले से पता था कि इंटरव्यूज वगैरह के लिए मेरे पास कंटेंट है और मैं ठीक ठाक कर लूंगा इंटरव्यूज में, तो मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। तो मैंने सारे इंटरव्यूज अच्छे से दिए और सारे कन्वर्ट हो गए। बस ऑलमोस्ट SIBM पुणे का जो वो था वेटिंग लिस्ट में आ गया, क्योंकि मेरी कुछ गलती हो गई थी और मेरे को पता चल गया था कि इसमें तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, तो वेटिंग लिस्ट है उसका, ताकि ऐसे में चार्ट तापनी SIBM बैंगलोर तीनों कन्वर्ट होगा। उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरे को IFT का भी कॉल आ गया और IFT का इंटरव्यू दिया मैंने, और IFT का भी अभी रिजल्ट पेंडिंग में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हाथ में जो है, जो आप कर सकते हो, आपको वही करना है, जो कि है मेहनत। और आंख बंद करके आप ये कर सकते हो कि ईजी को फॉलो करो, क्योंकि ईजी जो कंटेंट देता है, जो सपोर्ट देता है, जो इमोशनल सपोर्ट, जो टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बच्चा उस टाइम सितंबर के बाद इतने ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल में होता है कि पता ही नहीं होता क्या करने का। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेहनत करनी है और एक ऑनेस्टी साथ करनी है। क्योंकि एक चीज़ मेरे को याद है, हनी सर हमेशा बोलते हैं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओ तो पलट के देखो, तो आप खुद से ये बोल पाओ कि हाँ भाई मैंने अपना 100% दिया है, बाकी जो होगा ऊपर वाले के हाथ में, अपने तो पूरा किया है। तो आपको करने का। और इजी वाला तो क्या है, बोलो यार, इजी लाइक आई वुड से लाइक एवरीवन सेज लाइक दैट हु आर द स्टूडेंट्स ऑफ इजी, की इजी जस्ट नॉट अ इंस्टीट्यूट, इट्स इमोशन। सो या मेरे लिए यही था। और ये है कि इजी ने मेहनत करना सिखा दिया कि आपको कैसे जीवन में रहना है, डिसिप्लिन कैसे तैयारी करनी है, कैसे करना है। और लास्ट में बस प्रो टिप आपको एक यही दूंगा, जो मतलब मैंने खुद को दिया था, कि 2 चीजें क्लियर रहना कि मोटिव क्या है आपके MBA करने का। अगर आप डायलेमा में हो कि यार इस साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगा कि नहीं, तो मत करो, मतलब प्रिपेयर मत करो, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होना है, रिजल्ट आएगा नहीं। आपको सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर होना कि भैया मैं जो हूँ, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है नेक्स्ट ईयर का, सोचना ही नहीं है नेक्स्ट ईयर के बारे में, मेरे को इसी साल करने का है। उसके बाद जो एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएगा, उसका एनालिसिस हम करेंगे बाद में कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है, इसी साल करने का। दूसरी बात, आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपको MBA क्यों करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी ईजी तो है सब संभालने के लिए, तो वो है। सो लेट्स होप क्या होता है। तो मैंने आपको अपनी स्टोरी इसलिए बताई कि आप देख सकते हो कि मेरे मेजोरिटी ऑफ एग्जाम्स अच्छे नहीं गए थे, बस एक स्नैप अच्छा गया था। फॉर्चुनेटली IFT का कॉल आ गया मेरे को, बाकी सारे एग्जाम्स मेरे खराब हो गए थे, बट फिर भी मेरे पास अभी 2-3 कन्वर्ट्स है और आई होप IFT भी कन्वर्ट हो जाए। तो ये है कि आपको लगे रहना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और बस फोकस करना है बस। और मैं तो ये बोलूँगा बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड अगर इजी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। बाकी ऑल द बेस्ट, भगवान सबका भला करेगा।